बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज खेतों में पानी लगाने की मेरी बारी थी। रात को खाना खाने के बाद मैं खेतों में जाने लगा तो अम्मा मुझे कहने लगी कि बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार बना लेना। तुम जब भी रात को बाहर जाते हो तो मुझे खौफ आता है। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अम्मा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? काम करने के लिए तो इंसान को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है और हमारा तो काम ही ज़मीन से वाबस्ता है। अब अगर मैं खेतों में पानी लगाने के लिए नहीं जाऊंगा तो मैं फिर इन्हें फलता फूलता कैसे दिखूंगा? सब लोग तो अपनी बारी पर जाते हैं। अम्मा ने गहरी सांस खारिज की। बेटा, जानती हूँ और इधर उधर से बातें जो सुनती हूँ तभी तो दिल होलने लगता है। जब तुम वापस आते हो तो मैं परेशान रहती हूँ। अम्मा की बातों का मफहूम मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था। हमारे गांव में अक्सर किस्से जिन्नात से मनसूब करके सुनाए जाते थे। अक्सर खेतों में आग लगा दी जाती थी और कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया जाता, कभी जानवरों को खेतों में छोड़ दिया जाता और जब किसान उठता तो अपने फसल की तबाही देख कर वो शोर मचाने लगता और इस सब को जिन्नात की कारस्तान नहीं बताया जाता था। मैं जानता था कि ये सब किसान के मुखालफिन करते थे, वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरे भी बहुत से मुखालिफ इस गाँव में मौजूद थे, मगर मैं किसी को भी मौका नहीं देना चाहता था। जब भी मैं दिन भर तो खेतों में काम करने के लिए मुजारे को रखता था और खुद रात की ड्यूटी देता था, क्योंकि मुझे किसी पर एतबार नहीं था। जब मैं खेतों में आया तो पानी देखकर मैं अपने खेतों को मोहब्बत से देखने लगा। यही मेरी फसल तो थी जिसने मुझे मुनाफा देना था। जिस वक्त मैं कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि इनको लहलाता हुआ देख सकूं। इसके अलावा मेरी बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात थी जो मैंने फसल के मुनाफे होने के इंतज़ार में छोड़ रखी थी। मैं दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई को बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी जब मुझे अपने आसपास किसी पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैं ये आवाज़ सुनकर चौंक उठा। आसपास मुड़कर देखा मगर यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और दोबारा से चारपाई पर बैठकर खेतों की तरफ देखने लगा था। दोबारा से वही छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अब की बार मैं इस बात को अपना वहम करार नहीं दे सकता था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा तो दूर मुझे दरख्तों के झुंड में एक साया नजर आया था। मैं भागते हुए वहां पर आया तो मुझे महसूस हुआ कि वो कोई लड़की थी जो दरख्त की ओर से छुपकर मुझे देख रही थी। मैं वहां आ गया और वो लड़की वहां से भागते हुए फासले पर चली गई थी। कितनी देर तक मैं इसके पीछे पागलों की तरह भागता रहा, मगर वो खिलखिलाते हुए हंसते हुए मुझसे दूर जाने लगी। अब मैं एक जगह पर खड़ा हो गया, अपना सांस दुरुस्त करने लगा। देखो लड़की, जो कोई भी हो शाबा से मेरे सामने आ जाओ। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कौन और मुझसे क्या चाहती हो, मुझे क्यों तंग कर रही हो? मगर मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो खिलखिला कर हंस रही थी और मैं इसे गुस्से से घूरते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। वो मुझे मुसलसल नजर आ रही थी। वो मुझसे बहुत फासले पर थी। मैं चाहकर भी इस तक नहीं पहुंच सकता था, मगर इसकी ये हरकतें मुझे बहुत गुस्सा दिखा रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश कर रही है और मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत का एहसास होता था जो अपने औरत ज़ाद होने का फ़ायदा उठाती थी और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती थी। अब मैंने इस लड़की को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। सारी तवज्जो अपनी फसल पर मरकूज कर दी और फिर वक्त पूरा होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। रास्ते में भी मुझे अपने पीछे छन छन की आवाज़ सुनाई देती रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता। इस लड़की की मौजूदगी तो महसूस हो रही थी मगर वो नजर नहीं आ रही थी। एक पल को मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि कहीं वो कोई जीर भूत तो नहीं थी, कि ऐसा तो नहीं कि वो कहीं चुड़ैल थी जो मुझ पर आशिक हो गई थी। फिर अपने ख्याल पर मैं खुद ही हंस पड़ा था। मैं पढ़ा लिखा था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। घर आया तो माँ मेरे इंतजार में जाग रही थी। आ गया मेरा बेटा,
अब मैं बाकी की रात सुकून से पूरी नींद सो सकूंगी। माँ की मोहब्बत पर मेरे लब आप मुस्कुरा दिए थे और दिल इसकी मोहब्बत से शुक्रगुजार हो गया था। मैंने वजू करने के बाद तहज्जुद की नमाज अदा की, जिक्र अज़कार करता रहा और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सोया था। मेरा नाम नोमान है। मैं एक 25 साल का नौजवान हूँ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मेरे बाप दादा के ज़माने से ही एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसे मैंने अपनी मेहनत से रिज़्क कमाने का काबिल बनाया था। मेरे अब्बा की एक छोटी सी करियाने की दुकान थी और इसके साथ साथ ज़मीन से भी अच्छी खासी आमदनी हासिल हो जाती थी। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी जवानी का ज़माना बेफिक्री में गुजारा था। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। अब्बू ने मुझे पढ़ने के लिए करीबी शहर के हॉस्टल में बिठा दिया था। FA तक मैंने इसी कॉलेज से तालीम हासिल की थी। मेरे आगे पढ़ने का इरादा था। उस दिन मैं एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी देख रहा था जब अम्मा की मुझे रोते हुए कॉल आई। वो कहने लगी कि कल पहली गाड़ी से गांव वापस आ जाओ। अम्मा की ये मुख्तसर सी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। न जाने ऐसी क्या बात थी जो माँ इस कदर रो रही थी और इतनी अचानक से मुझे आने को बोल रही थी। जब मैं गांव पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरी दुनिया लुट गई है। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। वो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थे मगर वो अपनी बीमारी को संजीदगी से नहीं ले रहे थे। गांव के हकीम से वो दवा लेकर खा रहे थे। जब से उन्हें वक्ती फाका होता अम्मा इस बात पर गुस्सा करती, इन्हें कहती कि वो शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, मगर अब्बा इनकी बात को सुनी अनसुनी करते रहे थे। इनके लिए इनकी ये बीमारी बिल्कुल मामूली नौयत की थी। अब्बा ने अम्मा को मना किया था कि वो मुझे इस बारे में मत बताएं वरना मैं परेशान हो जाऊंगा। और फिर जब अब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो अम्मा ने रोते हुए मुझे इनकी बीमारी के बारे में बता दिया था। फिर जिस दिन मैं गांव वापस आया उसी दिन अब्बा की मौत वाक़ई हो गई थी और मैं आखिरी वक्त तक इनसे बात करने से महरूम रहा था। मेरा गम बहुत बड़ा था। मैं नहीं जानता था घर कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। अम्मा की भी अपनी बुरी हालत थी। मैं हर वक्त रोते हुए अपने कमरे में पड़ा रहता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हकीकी ज़िंदगी मुझ पर आश्कार होने लगी तो लोगों के असली चेहरे भी आंखों के सामने घूमने लगे थे। मेरी इस हालत का फ़ायदा उठा कर अब्बा के एक दोस्त ने दुकान पर कब्जा जमा लिया था। और फिर जब मैंने इनसे इस बारे में बात पर्स की तो वो कहने लगे कि अब्बा अपनी ज़िंदगी में ये दुकान इनके हवाले कर गए थे। उन्होंने दुकान के कागजात भी मुझे दिखाए जिसमें अब्बा के दस्तखत शामिल थे। कहने लगे कि तुम्हारे अब्बा ने ये दुकान मुझे बेच दी थी। हैरत की ये बात थी कि अगर अब्बा ने ये दुकान बेच दी थी तो इसके पैसे कहाँ थे। अम्मा से जब मैंने इस बारे में बात की तो वो भी बिल्कुल अनजान थी। कहने लगी कि शकील भाई झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हारा माल हड़पना चाह रहे हैं, तुम्हें खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। मगर शकील मामू तो अपने बड़ों पर अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। कहने लगे कि बेटा मैं इस सफ़ेद दाढ़ी के साथ झूठ बोलूँगा। और तब मैं इनके चेहरे पर एक नज़र डालकर खामोशी से घर वापस लौट आया था। दिन गुजरने के साथ साथ मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि इस दुकान और खेतों के अलावा बैंक में थोड़े बहुत ही पैसे जमा थे जो अब्बू ने मुश्किल वक्त के लिए छोड़ रखे थे। घर का निज़ाम चलाने के लिए मुझे ही हाथ पैर चलाने थे और फिर मैंने पढ़ाई का इरादा मौकूफ कर दिया और सारा वक्त खेतों को देने लगा था। अम्मा इस वजह से बहुत उदास भी थी। तुम्हारे अब्बा तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने देखना चाहते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि तुम किसी काबिल बनो। मैं अम्मा के दोनों हाथ थाम कर इन्हें तसल्ली देता कि आप फिक्र मत करें, अब्बा की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। मैंने प्राइवेट पढ़ने का सिलसिला जारी कर लिया था ताकि अम्मा की ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी कर सकूं। मगर मैं जानता था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा किसी सूरत में पूरा नहीं कर पाऊंगा। और फिर अब मैंने भी सारे तवज्जो खेतों की जानी मरकूज कर दी थी। उस दिन फिर से मेरी खेत पानी देने की बारी आई थी। तो रात को जब मैं खेतों में गया तो आज फिर से मुझे अपने आसपास किसी लड़की की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। आज भी वो अपनी पायल और चूड़ियों की छन छन से मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी।
न जाने कौन थी और खुलकर मेरे सामने भी क्यों नहीं आ रही थी। एक एक करके गांव की तमाम लड़कियों के सराफे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे। मैं जब शहर से गांव वापस आता था तो गांव की बहुत सारी लड़कियां मुझे देखकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करती थी, बल्कि कहीं एक तो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती थी। और मैं गाँव की लड़कियों की इस दीदा दिलेरी पर हैरान रह जाता था, मगर उनमें से कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो रात को यूं यहाँ पर आने का खतरा मोल लेती, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाया करता था। मुझे इस बात का भी खौफ था कि अगर किसी शख्स ने इस लड़की को देख लिया तो वो खामखा में बदनाम हो जाऊंगा, और ऐसा ना हो कि वो लड़की भी मेरे गले पड़ जाए। जब भी मैं ऊंची आवाज में सख्ती से कहने लगा कि कौन हो, जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी जात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ये कहना ही था कि हर तरफ खामोशी छा गई थी और इस कदर सिकुत थी, ऐसे लग रहा था कि माहौल में कोई जीरो मौजूद ही ना हो। अब की बार मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरे इस सख्त बड़े बड़े रवैये का इस पर असर हो गया था, और फिर वो छन छन की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। मेरे लोगों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अपने घर की तरफ आ गया था। जैसे मैं अपने घर के पास पहुंचा तो ये देखकर मैं ठिठक कर रह गया था। हमारे घर के पास एक लड़की ज़मीन पर अपनी दोनों टांगों के गिर्द बाजू लपेटे सर रखे रो रही थी। इसके बाल इसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे और वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी। इसे देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गया। कौन हो तुम और इस वक्त मेरे घर के पास बैठकर क्यों रो रही हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। एक पल को मुझे अम्मा की बातें सच मालूम होने लगी कि कहीं रात के इस वक्त कोई जिन भूत यहाँ पर मौजूद ना हो। इस ख्याल का आना ही था कि खौफ से मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दोबारा से इससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? अब जब उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे बदलियों में से चांद निकल कर आ गया हो। इसके गोरे चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। चांदनी रात की ये इस चांदनी में इसके चेहरे की खूबसूरती और भी नुमाया हो रही थी। मैं पलकें झपकाए बिना इसे देखता रहा, और फिर जब वो बोली तो इसकी आवाज़ सुनकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास जल तरंग सी बज रही हो। इसकी आवाज़ भी इसकी तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं अपने गांव से भाग कर यहाँ पर आई हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मेरा चचा और मेरे ताया मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। वो ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने निशई बेटे के साथ करवाना चाहते थे, और मैं इस वजह से वहाँ से भाग कर आ गई, और पहला घर मुझे यही नजर आया तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी। इसकी बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया। इसकी कहानी पर मुझे यकीन तो नहीं था, मगर रात के इस पहर इस लड़की को यूं घर से बाहर छोड़ देना मैं मुनासिब नहीं सब समझा था। गांव में तरह तरह के लोग मौजूद थे, कोई इसे नुकसान भी पहुंचा सकता था। ऐसे मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं होते हुए किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो, जबकि मैं इसे पनाह भी दे सकता था। मैं इसे घर लेकर आ गया। अम्मा जो मेरे इंतज़ार में जाग रही थी, मुझे देखकर उन्होंने सुख का सांस लिया, मगर जब मेरे साथ वो लड़की देखी तो वो हैरानों परेशान रह गई। नुमान बेटा ये कौन है? ये लड़की इनकी आवाज़ में सख्ती थी। न जाने वो क्या समझने लगी थी। माँ को मैंने लड़की की सुनाई हुई सारी बातें बताई और खुद अपने कमरे में आ गया था। अभी तक इस लड़की का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। अब मैं नहीं जानता था कि अम्मा इस लड़की का क्या फैसला करेंगी। इतना मुझे अंदाज़ा था कि अम्मा इसे कभी बिगाड़ रखने पर तैयार नहीं होंगी। मैं अभी आज रात इसे पनाह देने के इरादे से इस घर में लेकर आ गया था। बाहर छोड़ देना इसे मुनासिब नहीं था, और सोच रहा था कि सुबह होते ही इसका कोई बंदोबस्त कर लूँगा, इसके घर जाकर इसके घर वालों से बात कर लूँगा। ये सोचकर मैं सो गया था, मगर जब मैं उठा तो मुझे मालूम हुआ कि अम्मा ने इस लड़की को हमेशा के लिए इस घर में रखने का फैसला कर लिया है। अम्मा का फैसला सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे सच में इनसे इस फैसले की तवक्को नहीं थी। अम्मा आप नहीं जानती ये लड़की कौन है, इसके घर वाले कैसे हैं, किस खानदान की है, और ऐसा ना हो कि हम लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं। अरे बेटा मैंने दुनिया देखी है, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। ये लड़की बहुत अच्छी है और ये मुसीबत की मारी हुई है, और मुश्किल वक्त में किसी के काम आना तो स्वाब की बात है। तुम नहीं जानते कि इसके चचा और ताया लोग बहुत जालिम है, बहुत जुल्म ढाए हैं उन्होंने इस बच्ची पर। अब ये वहाँ पर नहीं जाना चाहती।
میں بھی اب اسے اس گھر سے نہیں جانے دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تب بھی وہ لڑکی میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اسے میرے سامنے ناشتہ رکھا، پھر وہ یوں اماں کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی جیسے وہ ہمیشہ سے اسی گھر میں رہ رہی ہو۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا آپ بھول سکتا تھا، مگر جو بھی تھا کوئی انجان لڑکی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ رفتہ رفتہ وہ اس گھر میں یوں رچ بس گئی تھی جیسے کہ وہ ہمیشہ ہی پر رہ رہی ہو۔ اکثر جب میں رات کو کھیتوں میں جاتا تو وہ اماں کے ساتھ جاگ رہی ہوتی، اور میرے واپس آنے کے بعد وہ اماں کے ساتھ جا کر ان کے کمرے میں سو جاتی۔ ہر وقت وہ اماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کئی بار اماں نے مجھے سے دبے لفظوں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ہمیشہ کر اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنا چاہتی ہیں۔ اماں کی باتوں کا کیا مفہوم تھا میں اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر میں شادی سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور میں بغیر سوچی سمجھے کوئی بھی فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اور یہی بات میں نے اماں کو سمجھا دی تو وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی، مگر ان کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ چاند سی بہو اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور لڑکی جس کا نام نازنین، جس نے اپنا نام بتایا تھا، وہ ان کی اس خواہش پر پورا اترتی تھی۔ اس دن جب میں رات کو کھیتوں میں آیا تو تب مجھے نازنین کچھ بے چین سی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں سے کہنے لگی کہ میں کھلی ہوا کھانے کے لیے چھت پر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جو اب اماں اس کی بات سن کر تفتیش کا اظہار کرنے لگی تھی، اور میں خوف زدہ سا اپنے کھیتوں کی طرف آ گیا تھا۔ اماں کے نازنین کے ساتھ محبت کے مظاہرے مجھے ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ جب میں کھیتوں میں آیا تو میں نے 3-4 لوگوں کو ایک طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ میرے کھیتوں میں اس وقت لوگوں کی موجودگی میری سمجھ سے باہر تھی، اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یکدم میرے کھیتوں میں آگ لگ گئی تھی۔ میری وہ فصل جس پر میں نے اس قدر محنت کی تھی وہ بری طرح سے جلنے لگی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ حواس بافتہ ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیا، مگر وہ آگ بجھنے کی بجائے تیز ہو رہی تھی۔ میں اب شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی میری مدد کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ میری آواز گاؤں تک پہنچتی میں خود ہی شور مچانا بند ہو گیا تھا، کیونکہ منظر ہی اس قدر حیرت زدہ تھا کہ میں کچھ بولنا تو دور بلکہ چپکنا تک بھول گیا تھا۔ کھیتوں میں لگی ہوئی آگ خود ہی بجھ کر رہ گئی تھی، اور وہ فصل جو جل چکی تھی وہ پھر سے ہری بڑی نظر آنے لگی تھی۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ساری فصل کو چھو کر دیکھنے لگا، مگر وہ فصل اپنی جگہ پر جو ہی تو موجود تھی۔ میں وہیں پر زمین پر سر تھام کر رہ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے میرے کھیتوں میں آگ لگائی تھی، اور یہ آگ پھر خود بخود کیسے بجھ گئی، اور میری جڑی ہوئی فصل کیسے دوبارہ سے بحال ہو گئی تھی۔ تبھی میری نظر زمین پر پڑی، ایک گھڑی پر پڑی۔ میں نے وہ گھڑی اٹھائی، یقیناً یہ گھڑی انہی لوگوں کی تھی جو یہاں سے بھاگے تھے۔ گھڑی دیکھ کر میں بری طرح سے چونک اٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے حیرت کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اتنے بڑے دھوکے پر میرا دل غم سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ کتنی دیر تک میں وہی زمین پر نڈھال پڑا رہا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ لوگ دوبارہ سے یہاں نہ آ جائیں، اور جو انہوں نے پہلے کام کیا اس میں ناکامی پا کر کہیں دوبارہ سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ کافی دیر تک جب وہ لوگ واپس نہیں آئے اور پھر جب فجر کی اذانیں بھی بلند ہونے لگی تو میں سر جھکا کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ اماں بھی میرے بارے میں پریشان ہو رہی ہوں گی کہ اتنی دیر سے میں گھر کیوں نہیں آیا، اور ایسا ہی ہوا جب میں گھر پہنچا تو وہاں اماں سین میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بےتابی سے میری طرف لپکی۔ کیا ہو گیا ہے نعمان؟ اتنی دیر تک تم کبھی بھی باہر نہیں رہے، مگر آج اتنی دیر تم نے کیوں لگا دی؟ میں نے مختصر اماں کو ساری رودات بتا دی تھی، صرف گھڑی والی بات میں گول کر گیا تھا۔ اماں بھی میری بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا نقصان انہیں سے بچ گیا، اگر یہ فصلیں تباہ ہو جاتی تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ پہلے وہ دکان دھوکے سے ہم لوگوں سے چھین گئے، اور اب یہ کسی نے کھیتوں میں آگ لگا دی۔ نہ جانے کون ہے ہمارا دشمن جو ہمیں ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی
आ गया था। वो घड़ी मैंने दराज में रख दी थी और फिर दोपहर को जब मैं उठा तो नाश्ता करके मैं शर्जील की तरफ आ गया था। शर्जील मेरा दोस्त था और गांव में जब मैं पिछली बार आया था तो इसके लिए मैं ये घड़ी लेकर आया था। मैं अपना शक दूर करना चाहता था। जब शर्जील के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर चौंका, फिर मुझसे हाल वाल पूछने लगा। अपनी बीवी को इसने चाय बनाने को कहा। मैं इधर उधर बातें करता रहा मगर मेरा सारा ध्यान इसके हाथ की तरफ था जहाँ पर वो घड़ी हमेशा मौजूद रहती थी, मगर इस वक्त वो मौजूद नहीं थी। मैंने शर्जील से घड़ी के बारे में बातों में बाज पुरस की तो वो कहने लगा कि पता नहीं मेरी घड़ी कहाँ गिर गई है, कल से मुझे नहीं मिल रही। तब मैंने अपनी जेब से वो घड़ी निकाल कर इसे दिखाई तो ये देखकर वो हैरान रह गया, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तब मैंने इसे कहा कि रात को खेतों के पास से मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर तशवीश आके साए लहराने लगे थे। वो बुरी तरह से परेशान हो गया। शर्जील, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे दोस्त होकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें दोस्ती जैसे रिश्ते पर ठप्पा लगा दिया है। वो बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो नुमान, मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं दोबारा इस पर एतबार नहीं करना चाहता था। वहाँ पर रुकने का मेरा कोई जवाब नहीं बनता था। फिर घर आने के बाद मैंने अम्मा को सारी बात बता दी तो ये सुनकर वो भी परेशान हो गई। कहने लगी, आजकल के रिश्तों पर एतबार ही नहीं है, कब जाने कौन धोखा दे दे, इंसान क्या कह सकता है। इसलिए इनकी इस बात पर मैं नाज़रीन की तरफ देखा तो नज़रें चढ़ाने लगी थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि माँ को नाज़रीन की वजह से बहुत बड़ा धचका मिलेगा। कोई ऐसी बात है जो नाज़रीन छुपा रही है, मगर वो क्या बात थी मैं ये समझने से आ रही था। मगर अब शर्जील से धोखा खाने के बाद मैं नाज़रीन पर नज़र रखने लगा था। इसके हर अमल को गौर से देखता तो मुझे हैरत हुई कि वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली थी। वो काम जिसको करने में आम इंसान अमूमन वक्त लगाता था वो लम्हों में वो काम कर दिया करती थी और मैं हैरत ज़दा सा रह जाता था। उस दिन मेरा पाए खाने का मन कर रहा था। अम्मा से मैंने पाए खाने की फरमाइश की तो नाज़रीन झट से खड़ी होगी, कहने लगी कि मेरे हाथ के पाए तो सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। मेरे हाथ के जायके की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। मैं आपको अपने हाथ से बने हुए पाए खिलाऊंगी। और इसकी ये बेताबी देखकर ने मुस्कुरा दिया था। अम्मा खानदान में एक फोतगी पे चली गई थी। घर में मैं और नाज़रीन के अलावा कोई भी नहीं था। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था जब नाज़रीन खाना उठाकर मेरे सामने आ गई थी। ताज़ा हंडिया बनी हुई थी, रोटियां बनी थी, सालन से बहुत ही अच्छी खुशबू साल थी। सालन देखकर मेरी भूख चमक उठी थी, मगर मेरे ज़हन में ये सवाल भी था कि पाए पकाने में तो अम्मा को इतने घंटे लग जाते थे, तो नाज़रीन ने आधे घंटे में ये खाना कैसे तैयार कर लिया था और साथ रोटी भी बना ली। नाज़रीन से जब ये मैंने सवाल किया तो वो गड़बड़ा गए, कहने लगी कि मुझे खाने बनाने की अम्मा ने ख़ास तरकीब बताई थी जिससे मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। इसके बाद सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी तरकीब है जो घंटों में पकने वाला खाना आधे घंटे में पक जाता है। मुझे इस पर शक होने लगा था। अब मैं चुप कर इसे देखने लगा था। एक दिन वो कपड़े उठाकर तालाब पर धोने के लिए चली गई थी। माँ इसे कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर नाज़नीन कहने लगी कि आपने सारी ज़िंदगी काम ही किए हैं, अब आपके आराम करने के दिन हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर नाज़नीन वो कपड़ों का गठरा उठा कर छोटे से तालाब की तरफ जाने लगी थी और मैं भी इसके जाने के बाद फासला रखकर इसके पीछे जाने लगा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे नाज़नीन कुछ तो ऐसा कर रही है जो सबकी नज़रों से उछला। और फिर तालाब पर जाने के बाद उसने वो कपड़ों का गठरा खोल कर एक तरफ रखा और खुद दरख्तों के झुंड में जाकर गायब हो गई। कितनी देर तक वो मैं वहाँ पर खड़ा इसका इंतज़ार करता है, मगर नाज़रीन कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं चुपते छुपाते इस तरफ चलने लगा था जहाँ पर नाज़नीन यही थी। कितनी देर तक मैं इन दरख्तों में घूमता रहा, मगर नाज़नीन ना मिलना थी ना मिली। अब मुझे लगने लगा था कि वो जहाँ से आई थी वहीं पर वापस चली गई थी। ये सोचते हुए जब मैं वापस आया तो अगला मंजर ने आई थी हैरान कुन का। वो कपड़े धोने के बाद एक कपड़े में बांध कर इकट्ठा कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी। आप यहाँ पर मेरी मदद करने के ख्याल से आए हैं? इसकी बात सुनकर मैं चौंका। इतने ज़्यादा कपड़े इसने इतने कम वक्त में कैसे धो लिए थे और ये कपड़े खुश्क भी हो गए थे? ऐसा कैसे मुमकिन है? जानता था कि वो मुझे किसी बात का जवाब नहीं देगी। जब मैं कपड़ों का गट्ठर उठाकर इसके आगे आगे चलने लगा था और वो खामोशी से बिना कुछ कहे मेरे साथ चल रही थी। जो मैं नाज़रीन की ज़ात पर गौर करता गया मुझ पर यह इंकशाफ होता गया कि वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। मगर ऐसा क्यों था? वो थकती भी नहीं थी, बीमार भी ना होती थी और ना इसे नींद आती थी और ना इसके अलावा कोई और काम इंसानों जैसा मसाइल थे।
अम्मा तो इसकी बुलाएं लेते हुए थकती नहीं थी। उस दिन जब मैं घर आया तो अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था। नाजनीन पर चाय कहने का जब मैंने इसके कमरे की तरफ आने लगा तो इसे मैंने छत पर जाते हुए देखा था। मैं भी खामोशी से छत पर आ गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसे अपने ज़ाती काम के लिए कहना, मगर इस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा था। जब ही नाजनीन के पीछे छत पर चला आया, मगर सामने का मंजर देखकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। पूरा छत साफ सुथरा था, नाजरीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। छत पर तो ऐसी कोई जगह भी नहीं बनी हुई थी जहाँ पर कोई इंसान छुप सके, और छत से नीचे उतरने का भी इन सीढ़ियों के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं सर थाम के रह गया था। वो लड़की थी या छलावा जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। मैं जब नीचे आया तो वो किचन में से चाय बनाकर मेरी तरफ आ रही थी। ये लें आपके लिए चाय। मैं जितना हैरान होता कम था। एक तो वो अभी मेरे सामने छत पर गई थी और फिर वहां से गायब हो गई, और मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था, मगर मैंने इसे अभी तक चाय कभी नहीं खाता। तो फिर इसे ये बात कैसे मालूम हुई? जब ये बात मैंने इससे पूछी तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी थी, जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो कि इस बात का पता लगा कर दिखाओ। और मैं अब सच कहूँ तो मुझे नाज़रीन से डर लगने लगा था। इसकी ज़ात से मुझे खौफ महसूस होने लगा था। ऐसे लगने लगा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि जिन भूत है। मेरे पेपर्स आने वाले थे। देर तक रात में पढ़ाई करता रहता था। उस दिन मैं भी पढ़ रहा था जब चैन से मुझे किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने ज़रा सा खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो नाज़रीन के साथ मुझे एक लड़की नजर आई थी। इस लड़की की तरफ मेरी तरफ कमर थी, जबकि नाज़रीन का मेरी तरफ चेहरा था। गुस्से में लग रही थी और इस लड़की से ना जाने क्या कह रही थी। मैं देखकर हैरान रह गया वो लड़की कौन थी और रात के इस पहर वो हमारे घर में कैसे आई थी। नाज़रीन ने तो कहा था कि वो किसी को भी नहीं जानती, इसका इस गांव में कोई जाने वाला नहीं रहता, मगर फिर ये लड़की कौन थी? मैं गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही मैं इन दोनों के पास पहुंचा तो अगला मंजर निहायत ही ज्यादा हैरानकुन था। वो दोनों भी जगह से गायब हो गई थी और मेरा सर बुरी तरह चकरा गया था। खौफ से मैं थर-थर कांपने लगा था। तो जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, मगर मेरे कदम मन मन के हो रहे थे। मैं जब वहां से वापिस पलटा, खिड़की से मेरी नाज़रीन के कमरे की तरफ नजर पड़ी तो वो अपने बिस्तर पर बेसुध सो रही थी। नाज़रीन अपने कमरे में सो रही थी तो अभी बाहर कौन था? और वो दोनों लड़कियां मुझे देखकर गायब कैसे हो गई थी? ऐसे भला कैसे मुमकिन है? खौफ की वजह से मुझे मुझ पर बुखार तारी हो गया था। कितने दिन तक मैं बुखार के ज़रिए सर रह ही रहा था। अम्मा मेरी वजह से बहुत परेशान थी। वो मुझ पर तरह तरह की दुआएं पढ़कर फूंकती रहती। न जाने मेरे बेटे को किसकी नज़र लग गई है। ऐसे में मैं नाज़रीन को देखता तो वह नजरें चुराने लगती थी। न जाने मुझे ऐसे क्यों लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। अम्मा से मैंने कहा कि आप नाज़रीन को कहीं के वो कहीं और बंदोबस्त कर ले, इस घर में इसके लिए मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अम्मा को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैं नहीं जानती थी वो नहीं जानती थी कि मेरे बेटे का दिल इतना थोड़ा है, वो किसी को अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अरे वो लड़की तुम्हारा क्या खाती है, तुम्हारा क्या जाता है, इसे रहने दो। इस घर में सुकून से आराम से एक जगह पर पड़ी हुई है, तुम्हें क्या कहती है? बल्कि उल्टा हजारों काम कर जाती है। इतनी अच्छी लड़की है, मगर ना जाने क्यों तुम्हें इससे प्रकाश है हमेशा की तरह। अम्मा इसकी तरफ दाढ़ी करने लगी थी और मैं झुंझला कर रह गया था। अम्मा को कैसे समझाता कि वो जैसा नजर आ रही है वो वैसी नहीं है। उसी दिन नाज़रीन मेरी तरफ आने आई, कहने लगी कि क्या आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं? क्या आपके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है? वो आंसू भरी आंखों से मुझे शिकवा गुनाह नजरों से देखने लगी तो मेरा दिल गोया आंसू में डूब कर रह गया था। मैं बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा, अपने हाथों से इसके आंसू पहुंचे। ऐसे बात नहीं है नाज़रीन, मैं तुमसे भला क्यों नफरत करूंगा? बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनों में लौट जाओ। तुम्हारे अपने तुम्हारी वजह से परेशान होंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक किया, हो सकता है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और औरत अपने घर में अपनी चार दीवारी में ही महफूज होती है। मगर इसने मेरा हाथ झटक दिया और रोते में कहने लगी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मैं हमेशा यही रहना चाहती हूँ आपके सामने। और इसके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बारे में ऐसी जज्बात रखती होगी और मुझसे इस बात के इजहार भी कर देगी। वो लड़की बुरी नहीं थी और सच कहूँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने शादी तो करनी ही थी, तो क्यों ना मैं नाज़रीन से शादी कर लूँ। ये सोचकर मेरे लोगों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अम्मा भी तो इसे पसंद करती थी, वो भी तो इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। इन दिनों फसल की कटाई शुरू हो गई थी। मैंने सोच लिया कि जब फसल की कटाई हो जाएगी तब मैं अम्मा से नाज़रीन के बारे में बात करूंगा और अम्मा को भला इस बात पर क्या एतराज होगा। मैंने कटाई करने के लिए अपने खेतों में मज़ारे रखने का फैसला किया तो नाज़रीन ने यह कह कर मुझे रोक दिया कि मैं आपकी काम में मदद करवाऊंगी, आपको मुलाजिम रखकर इतनी तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है और इस तरह से जो मुनाफा होगा आपके अपने हाथ में ही आएगा। इसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया।
मैं तुम धान पान सी लड़की हूँ और ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तब वो हाथ नीचा कर कहने लगी कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ये सारे काम जानती हूँ, आप मुझे इतना हल्का ना ले। और तब मैं इसका अंदाज देखकर मुस्कुरा दिया था, मगर मैं दिन के वक्त नाज़रीन को अपने साथ खेतों में नहीं लेकर जा सकता था। आस पास बहुत सारे लोग होते थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई इसे गलत नज़र से देखे, किसी बार इसका बुरा असर हो पड़े। जब भी मैं रात को इसे अपने साथ लेकर जाता था, उस दिन हम दोनों खेतों में आए तो हम दोनों फसल की कटाई करने लगे थे। नाज़रीन के हाथ बहुत फुर्तीले अंदाज में चल रहे थे और वो मुझसे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से काम कर रही थी। मैं इसकी रफ्तार देख देख कर हैरान रह गया था। मुझ पर नींद का गलबा तारी हो रहा था, बार बार मेरी आंख नींद से बंद हो रही थी। नाज़रीन कहने लगी कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, आराम कर ले, तब तक मैं ये काम करती हूँ। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर नाज़रीन भी अपनी बात की पक्की थी। उसने दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई पर मुझे जबरदस्ती लिटा दिया था। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई थी। फजर की अजानों के वक्त मेरी आंख खुली थी और सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया था। तमाम फसल की कटाई हो चुकी थी और अब नाज़रीन मेरे साथ चारपाई पर बैठी मोहब्बत बड़ी निगाहों से मुझे देख रही थी। एक पल को तो मुझे नाज़रीन से खौफ महसूस हुआ था। नाज़रीन, तुम कौन हो, सच बताओ मुझे, और ये सब तुम्हें इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मेरा ये सवाल सुनकर इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। कहने लगी कि मैं आपको अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगी, मगर अभी नहीं। इस वक्त मेरा नाज़रीन से शादी करने का इरादा बदल गया था, क्योंकि मुझे इससे डर लगने लगा था, खौफ महसूस होने लगा था। ऐसे लगने लगा था जैसे वो अपनी असलियत छुपा रही हो। और ये इससे 2 दिन बाद की बात है, जब मैं फसल की कटाई करने के बाद वो मंडी में बेचकर जब घर वापस आया तो मैं बहुत खुश था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। और अब मैं ये खुशखबरी अम्मा को सुनाना चाहता था, मगर जब घर आया तो अम्मा बहुत अफसुर्दा थी। इनकी आंखें रोई रोई और सूजी हुई थी। मुझे देखकर अम्मा को देखकर मैं इनके पास आया। क्या बात है अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तब अम्मा ने रोते हुए मुझे कहा कि नाज़रीन जाने कहाँ चली गई है। वो सब घर से बाहर ज़रूरी काम का कह कर गई थी और तब से वापस नहीं आई। अब शाम हो गया और ये सुनकर भी मैं बहुत हैरान हो गया। अम्मा, हो सकता है कि गांव में इसकी कोई सहेली बन गई हो, वो इसकी तरफ गई हो। अम्मा नफ़ी में सर हिलाने लगी। ऐसी बात नहीं है, गांव में तो वो किसी घर में नहीं जाती, किसी के साथ बातें नहीं करती, सारा दिन वो घर में रहती है। मुझे लगता है वो कहीं तुम्हारी बातों से नाराज़ होकर चली गई है। तुम ही अक्सर कह रहे थे ना कि वो यहाँ से चली जाए, और देखो अब वो चली गई। मुझे नदामत का एहसास हुआ था और मुझ में ये इंकशाफ हुआ था कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। इसके बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। दोबारा नाज़रीन ना तो घर में आई, ना वो मुझे कहीं पर नजर आई। अम्मा कई दिन तक इसे याद करती रही, मगर बिलाखिर इसे भूल गई थी। अब अम्मा मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती थी। जब भी वो शादी की बात करती तो मेरे सामने नाज़रीन का चेहरा घूमने लगता था और मैं परेशान सा हो जाता, ये सोच करके ना जाने वो किस हाल में होगी। इन दिनों अम्मा ने गांव में एक लड़की मेरे लिए पसंद कर ली थी और वो जल्दी मेरी शादी भी करना चाहती थी। अम्मा मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी और मेरा दिल खुश होने के बजाय ना जाने क्यों उदासी में डूब रहा था। बार बार नाज़रीन का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। उस दिन भी मैं खेतों में पानी देने के लिए जब आया तो आज कितने दिनों के बाद मुझे अपने आसपास किसी लड़की की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कोई मुझे अपनी पायल की छुनकार से अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। मैं बेजानी से कहने लगा कि कौन है यहाँ पर, जो भी है मेरे सामने आ जाओ। और फिर वह छम से आकर मेरे सामने बैठ गई। मेरी जब इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम कहाँ चली गई थी और अचानक से कैसे आ गई हो? मैंने हैरत से नाज़रीन की तरफ देखा जो मेरे सामने बैठी हुई थी और प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो यहीं पर थी, तुम्हारे आसपास। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मेरे आसपास? मगर मुझे नजर तो नहीं आई। तब वो हंस पड़ी, कहने लगी कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे, तुम्हारे लिए मेरी ज़ात मशकूक हो गई थी, तुम्हें मुझसे डर लगने लगा था और तभी मैं तुम्हारे सामने से गायब हो गई थी। इसकी बात सुनकर मैंने ये सर दोनों हाथों में थाम लिया। नाज़रीन, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और तुम अचानक से किसी छलावे की तरह कैसे गायब हो जाती हो? तब इसने गहरी सांस ली और कहने लगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक जिन्साती हूँ, जिन्नात की मलका हूँ। मैं तुम्हें देखते ही तुम पर आशिक हो गई थी और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थी, तुम्हारे काम अपने हाथों से करना चाहती थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था, अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
कि जो सुन रहा हूँ वो सच है। मेरा डर खौफ देखकर वो कहने लगी कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आई, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकती हूँ। मैं दोबारा से अपनी जगह पर यूं आराम से गिर गया था और फिर बेताबी से इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो आज भी बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। इसका मतलब है कि वो तुम ही थी जो पायल की चनकार से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी, मुझे देखकर चुप जाती थी, मेरे सामने नहीं आती थी। तब वो खिलखिला कर हंस पड़ी, कहने लगी हाँ मैं वही हूँ। और जब तुमने मुझे सख्ती से उस दिन टोक दिया कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हें किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ, तुम्हें अपनी खूबसूरती दिखाओ, तब मैं देखूंगी कि तुम अपनी बात में कितने पक्के हो। मेरी खूबसूरती देखकर भी तुम पगलोगे या नहीं, पिघलोगी या नहीं, यही सोचकर मैं तुम्हारे सामने आ गई थी। मगर जब मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल होने लगा और जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हम दोनों कभी नहीं मिल सकते, तब मैंने खुद को और तुम्हें अजियत से निजात दिलाने का फैसला कर लिया। अगर तुम्हारे सामने मुसलसल रहती तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती थी और तुम भी यकीनन मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते और तुम कभी अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकते थे। ये कहकर वो आंसू बहाने लगी थी। मैंने इसके आंसू अपने हाथों से पूछे तो मुझे अपनी उंगलियों की फोड़ें चलती महसूस होने लगी थी। वो हंस कर कहने लगी कि यही तो फ़र्क है मुझ में और तुम में, तुम्हारा खमीर मिट्टी से उठा है और मेरा आग से। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर सकती हूँ मगर मैं तुम्हें कभी भी नहीं पा सकती। और मैं हसरत से इसे देखे जा रही थी। जब फजर की अज़ानें हुई तो तब वो अपनी जगह से गायब हो गई थी और मैं फिर थके हारे कदमों से घर आया तो अम्मा मेरे इंतज़ार में ही जाग रही थी। अब जब मुझे भी इस बात की हकीकत मालूम हो गई थी कि नाज़रीन कौन है, तो मैंने इसका इंतज़ार करना छोड़ दिया था। जान गया था कि मैं कभी भी इसे नहीं पा सकता क्योंकि हम दोनों अलग अलग दुनिया के रिहायशी हैं। देखते ही देखते 1 साल का अरसा भी बीत गया था। मेरी शादी भी हो गई थी। ज़रीना मेरी ज़िंदगी में बीवी की हैसियत से आ गई थी। मैं ज़रीना का बहुत ख्याल रखता था, इसे मोहब्बत भी करता था, मगर मैं आज तक इसके लिए वो जज्बात महसूस नहीं कर पाया जैसा मैं नाज़रीन के लिए महसूस करता था। और वो भी उस रात के बाद से आज तक दोबारा मेरे सामने नहीं आई। शायद वो अपने साथ साथ मुझे भी किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। वो भी ये जान गई होगी कि मैं भी इससे इश्क करने लगा हूँ। शकील मामू को भी अपने गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था। उन्होंने मेरी दुकान मुझे वापस कर दी। ये क्या करके मैंने लालच में आकर वो दुकान अपने कब्जे में ली थी। मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा था मगर मेरे बेटे की मौत वाकई होगी और मुझे इस बात का रंज है कि तुम्हें मैंने धोखा दिया, तकलीफ पहुंचाई। अगर तुम्हारे साथ ज्यादती न करता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। जिस बेटे के लिए मैंने ये सब किया, मेरा वो बेटा मुझसे दूर हो गया, मुझसे हमेशा के लिए छिन गया। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़े थे। और उनके जाने के बाद मैं सोच रहा था कि इन्हें अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा कड़ी सजा मिली थी और फिर मैंने वो दुकान संभाली थी। खेतों में काम करने के लिए मैंने एक गरीब लड़के को रख दिया था और उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई करने लगा क्योंकि मेरे माँ बाप का ख्वाब था मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना और मैं इनके इस ख्वाब को पूरा करना चाहता था। मैं दिन रात लगा कर मेहनत करने लगा, पढ़ाई करने लगा और फिर एक दिन मैं इस काबिल हो गया कि मैं अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर सकता था। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और इसके साथ मैंने गाँव में ज़मीन और अपना घर बार छोड़ कर शहर में ही रिहाइश इख्तियार कर ली थी। इतने पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में हर एक सहूलत मौजूद है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक इस गुमशुदा मोहब्बत की जो कहीं मुझसे खो गई है, फिर दोबारा मुझे किसी से नहीं मिली। हाँ तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा कमेंट करना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप किस तरह की वीडियोस कहानियाँ पसंद करते हैं। प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए और बताया कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट के साथ साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल के बटन को प्रेस करना है ताकि मेरे यहाँ आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।